हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर में। तो आज हम वर्णमाला जो टॉपिक हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इस टॉपिक से जो है हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी KVS में काफ़ी अच्छे पदों पर जो है भर्ती निकली हुई है, PRT, TGT, PGT, इन सभी में जो है हिंदी काफ़ी अच्छे लेवल पर पूछी जाती है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वर्णमाला टॉपिक को शुरू करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला जो है वो वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का जो एक व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार हम का लिखते हैं, खा लिखते हैं, इनको जो हम क्रम से लिखते हैं, इसी क्रम को जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित इकट्ठा क्रम होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। लिपि, जो वर्णों को ही हम लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि लिपि की संख्या कितनी होती है। तो जितनी संख्या जो है वर्णों की होती है हिंदी में, उतनी ही संख्या लिपि की होती है, क्योंकि लिपि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम वर्ण, ध्वनि या अक्षर कहते हैं। इसे हम या तो वर्ण कह सकते हैं या ध्वनि या फिर अक्षर। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, और भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है उसको हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, मतलब जिस से हमें कोई अर्थ का बोध हो रहा हो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, जल, ये सभी हमें एक अर्थ का बोध कराते हैं, तो इनको हम सार्थक इकाई के रूप में कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित जो इकाई होती है वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो वर्ण होती है, जैसे क, ख, ग, इस टाइप से। और जो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक जो इकाई होती है वह ध्वनि होती है, जैसे क, जो हम बोलने में जो हमें ध्वनि आ रही है उसको हम भाषा की सबसे मौखिक इकाई बोलते हैं। वर्ण के जो भेद होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। जो वर्ण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम अब स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह 11 होती है, जो कि 11 ये सभी आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें से आ, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋषि। ये जो है 11 स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। स्वरों की जो लिखने के आधार पर जो संख्या होती है वह 11 होती है। स्वरों की जो कुल संख्या होती है वह भी 11 होती है। ये जो क्वेश्चन है जो ये सभी जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये स्वरों की लिखने के आधार पर कितनी संख्या होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, जो अर्थ और उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह 10 होती है। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह 3 होती है। जिह्वा यानी कि जीव के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह 3 होती है। मुख खोलने के आधार पर जो स्वरों के इस प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। होठों की आकृति के आधार पर जो स्वरों के प्रकार होते हैं वह 2 होते हैं। इनके अलावा जो है वो अयोगवा भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि अयोगवा कितने होते हैं तथा कौन कौन से अयोगवा होते हैं। चलिए देखते हैं। जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। तो ये ऐसा स्टेटमेंट भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन, वह क्या होते हैं। तो वह जो है वो अयोगवा होते हैं, जिसमें अनुस्वर और विसर्ग आते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह 2 होती है, अनुस्वर और विसर्ग। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है वह 3 प्रकार में बांटा गया है। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। मूल स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ और ऋषि। दीर्घ स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में मूल स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए और बड़ी ए, बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ।
ये जो सारे जो स्वर हैं इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर जो वह होते हैं जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि ओ। जो ओ हम बोल रहे हैं इसको हमें बोलने में सबसे अधिक समय लग रहा है, इसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मूल दीर्घ सजातीय स्वर। मूल जो दीर्घ सजातीय स्वर होते हैं वह सिर्फ 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और जो संयुक्त स्वर होते हैं वह 2 होते हैं। संयुक्त जो दूसरा दीर्घ स्वर जो है उसको हमने जो दूसरे भाग में बांटा गया है वह है संयुक्त स्वर। इनकी संख्या जो है वो 4 होती है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये जो है वो संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि ये स्वरों के मेल से बने होते हैं। क्योंकि इनको बनाने के लिए स्वरों की सहायता लेनी होती है, जिसमें छोटी ए को बनाने के लिए छोटा आ प्लस छोटी ई जो है वो छोटी ए बनता है। तो इसलिए हम इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से ही यह बनते हैं। आगे देखते हैं, जीवा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह 3 होती है। इसमें से जो फर्स्ट है वह है अग्र स्वर। इसके जीभ के आगे वाले भाग से जो बोले जाने वाले स्वर होते हैं उनको अग्र स्वर बोलते हैं। जीभ के जो मध्य वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं उनको मध्य स्वर बोलते हैं, और जीभ के जो पिछले वाले भाग से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उनको पश्च स्वर बोलते हैं। तो जीभ के आधार पर जिह्वा के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो 3 प्रकार की होती है, जो कि है कुल इस प्रकार से जो है उनको स्वरों को बांटा गया है। मध्य स्वर से सिर्फ एक ही स्वर को बोला जाता है, वह है छोटा आ। ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वह सिर्फ 2 प्रकार की होती है, जिसमें व्रतमुखी स्वर आता है, जिसको बोलते समय होठ जो व्रत बनाए उसको व्रतमुखी स्वर बोलते हैं, जिसमें स्वरों की जो संख्या है वह 5 है। अव्रतमुखी स्वर, जिसमें बोलते समय जो होठ है वो व्रत ना बनाए, इनकी संख्या भी 5 है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मुख खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। इसमें से जो फर्स्ट है वो है विव्रतमुखी स्वर, दूसरा है अर्धविव्रत स्वर, तीसरा है संवृत स्वर और चौथा है अर्धसंवृत स्वर। जो विव्रत स्वर है वह उसे बोलते समय हमारा जो मुख है वह पूरा खुलता है, इसमें हमें सिर्फ एक ही स्वर बोलते हैं, वह है बड़ा आ। अर्ध विव्रत जो स्वर है इसको बोलते समय आधा मुख खुलता है, जिसमें स्वरों की जो संख्या है वह 3 है, छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। संवृत स्वर जो है वो बोलते समय इसमें लगभग जो हमारा मुंह है वो बंद रहता है, जिसमें जो है वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई, ये 4 स्वर आते हैं। अर्धसंवृत स्वर में जो है वो हमारा जो बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है, इसमें जो हमारा जो मुख है वो लगभग बंद रहता है संवृत स्वर में, और अर्धसंवृत में थोड़ा सा मुख खुलता है, जिसमें सिर्फ स्वरों की संख्या सिर्फ 2 है, वो है ओ और ए। आगे हम जो है व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आप स्वर के बारे में इतना पढ़ लेते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में स्वर से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए व्यंजन को देखते हैं। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, हमें जिन भी वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। इनको हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ये जो है वो इस टाइप से कचट तक जो स्वर की जो संख्या है, व्यंजन की जो संख्या है वो 5 वर्गों में विभाजित है। इसमें से जो है वो का वर्ग, ये का वर्ग है, जिसमें क, ख, ग, घ और ड़ ये आते हैं। चा वर्ग च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, य। ता वर्ग ता, था, द, ध और न। पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा। अगर आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, जिनसे आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये इनको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे और 1-2 बार इनको रिवीजन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इनको
याद कर लेंगे। इनके अतिरिक्त जो है वो उच्छिप्त व्यंजन भी होते हैं जो पूर्णतः हिंदी में विकसित किए जाते हैं, जिसमें ड और ढ आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी मैं आपको करा रही हूँ स्वरों और व्यंजन के बारे में, इनसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पूर्णतः हिंदी में विकसित वर्ण जो होते हैं वह कौन से होते हैं, या फिर उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं वह कौन से होते हैं। तो जो ड और ड है वह उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इनके अतिरिक्त जो है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होते हैं, य, र, ला और वा। या, र, ला और वा जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से जो है वो 2 जो है वो अर्ध स्वर होते हैं, यानी कि इनको हम स्वर में भी प्रयोग करते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से जो दो व्यंजन है इनको हम अर्ध स्वर में प्रयुक्त करते हैं, जो या है और वा। जिस प्रकार एग्जाम्पल इस टाइप से, जैसे कि हम कौवा लिखते हैं, इसको हम कौवा भी लिखते हैं। इस प्रकार से ये हमारा स्वर में भी प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हम इसको अर्धस्वर बोलते हैं। जिस प्रकार महिलाएं को हम महिलाएं भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इनको अर्धस्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अर्धस्वर कितने होते हैं और किस किस को अर्धस्वर हम कहते हैं। तो या और वा को हम अर्धस्वर कहते हैं। जो रा है, इनके अलावा जो रा है उसको हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और जो ला है उसको पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो है वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जिसमें श, श, श और ह। ये जो है 4 जो व्यंजन है इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिनको हमें बोलने के लिए ऊष्म, हम इनको अगर बोल के देखेंगे तो हमारे मुंह से एक ऊष्मा निकल के बाहर आती है, जिसकी भाप बोलते हैं। तो जैसे श, श, श और ह, इसलिए हम इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। जो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, छ, त्र, ऋषि और ज्ञा। ज्ञानी जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये जो है वो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। जैसे श्र जो है वो का और शा के मेल से बनता है। का जो है वो इस टाइप से, जो हम लोग नीचे हलंत लगाते हैं, किसी भी व्यंजन के नीचे हम ऐसा हलंत लगाते हैं तो वह आधा वाक्य होता है, आधा वर्ण होता है। जैसे आधा क और पूरा शा, तो इसको हम श बोलते हैं। त्रा में जो है वो आधा ता प्लस रा को मिला के जो है वो त्रा बनता है। ज्ञा जो है वो आधा जा और य से मिलकर जो है वो ज्ञा बनता है। और श्र जो है वो श प्लस रा से मिलकर जो है वो हमारा श्र बनता है, आधा श बनता है, आधा श और प्लस रा। इसके अतिरिक्त नासिक के व्यंजन जो हमने कचट तब जो हमने वर्ण व्यंजन जो पढ़े थे, उसकी जो पांचवा जो वर्ग है उसके जो व्यंजन है उनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसमें एक अनुस्वर भी आता है। आगत व्यंजन ये सभी जो वर्ण जो है वो अरबी या फारसी भाषा से लिए गए हैं, जिन्हें नुक्ता वाले स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों में से मतलब इन व्यंजनों में से जो जा और फा है का ही प्रयोग हमें देखने को अधिकतर हमारी हिंदी में मिलता है। बाकी जो आगत व्यंजन है इनका प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अभी हमें सिर्फ ज और फा का प्रयोग ही देखने को अधिकतम मिलता है। इनके आगे जो है वह है जो कंठ से जो बोले जाने वाले जो स्वर और व्यंजन है वह हम देखेंगे। तालव्य से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजन हम देखेंगे, और मूर्धन्य से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजनों को देखेंगे। जो कंठ से बोले जाने वाले जो स्वर और व्यंजन है, जिसमें व्यंजनों की संख्या व्यंजन है क, ख, ग, घ और ड़ा। इसमें हम कंठ से जो है जिन स्वरों को भी बोलते हैं वह भी हैं, जिसमें आ, हा और विसर्ग। कंठ से हमें जितने भी हम वर्णों को बोलते हैं वो। तालव्य से जितने भी हम वर्ण को बोलते हैं वह इस प्रकार है, जैसे च, छ, ज, झ, य, और बड़ी ई, छोटी ई, य और शा।
इन सभी जो वर्ण हैं इन सबको जो है हम तालव्य से बोलते हैं। टा मूर्धन्य से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वह हैं ट, ठ, ढ, ढ और ड। जो ऋषि और र और शा इन सबको हम मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दंतव्य से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वह हैं त, थ, द, ध और न। इनके अतिरिक्त ला और शा इनको भी हम दंतव्य से बोलते हैं। ओठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वह हैं प, फ, व, भ और म और उ और बड़ा ऊ। ये सभी जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये सब इन सब में से आपको कोई वर्ण दे दिया जाता है और बाकी की जो है वो अलग दे दिए जाते हैं। तो हमें उनमें से पहचानना होता है कि ओष्ठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो कितने हैं और कौन कौन से ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसलिए हमें ये सब काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है कंठ और ओष्ठ से मिलाकर जो बोले जाने वाले जो वर्ण कंठ और ओष्ठ से जो मिलाकर बोले जाने वाले वर्ण हैं वह है छोटा ओ और बड़ा ओ। कंठ और तालव्य से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वह है छोटी ए और बड़ी ए। दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाला जो वर्ण है वह सिर्फ वा है, वह से व तक। तो ये जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वह कौन कौन से होते हैं, कंठ तालव्य से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं, दंत ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं। तो ये सभी हमें काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। वर्णों का वर्गीकरण। चलिए हम वर्णों का जो वर्गीकरण है वह देखते हैं कि किस प्रकार से है। वर्णों का जो वर्गीकरण है वह दो प्रकार से होता है, जैसे घोष तत्व के आधार पर वर्गीकरण और प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। घोष तत्व के आधार पर जो वर्णों का जो वर्गीकरण होता है वह दो प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट आता है अघोष व्यंजन और स्वर इसमें आते हैं। दूसरा होता है सघोष व्यंजन और स्वर। तो अघोष व्यंजन में जो व्यंजन आते हैं वह होते हैं जो हमने कचट तप पढ़ा हुआ था, कचट तप का पहला और दूसरा वर्ग। कचट तप का हमें पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो हमें अघोष होता है। और इसके अतिरिक्त जो है वो श और शा तीनों शा जो होते हैं वो अघोष व्यंजन में आते हैं। जो पहला जो वर्ण होता है जैसे का वर्ग और खा वर्ग जो होते हैं उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो श और शा तीनों शा जो है वो अघोष व्यंजन में आते हैं। दूसरा जो होता है वह सघोष व्यंजन। इसमें जो है वो तीसरा वर्ग, चौथा और पांचवा वर्ग आते हैं। और इसके अतिरिक्त या, रा, ला और वा और हा ये और स्वर जो होते हैं वो सघोष व्यंजन में ही आते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वह भी सघोष व्यंजन में आते हैं। तो जो अघोष होते हैं उनको हम देखते हैं। अघोष जो होता है वो का वर्ग, जो क, च, ट, त, प ये ख, झ, ट, थ, फ ये जो है वो अघोष में आते हैं। इसके अतिरिक्त श और शा और सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। तो इसमें जो है वो कचट तप का जो गा वर्ग है और घा वर्ग है और डा वर्ग है, इसको हम तीसरा वर्ग और चौथा और पांचवा जो वर्ग होते हैं ये जो है वो घोष में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो य, र, ल, व और ह है वह भी सघोष में आता है। और जितने भी हमारे स्वर होते हैं वह भी हमारे घोष यानी कि सघोष में आते हैं। आगे देखते हैं प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वह दो प्रकार से है। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में जो है वो विषम जो संख्या होती है उस जैसे पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग जो होता है। कचट तप का जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है वह और या, रा, ला और वा और इसके अतिरिक्त जो स्वर होते हैं वह सब अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में जो है वो दूसरा और चौथा वर्ग आता है। जितने भी सम जो वर्ग है वह महाप्राण में आते हैं। इसके अतिरिक्त शा और तीनों शा और हा जो है वो यानी कि ऊष्म संघर्षी जो व्यंजन है वह और दूसरा और चौथा वर्ग ये जो महाप्राण में आते हैं।
अल्प प्राण जो है वो का वर्ग, गा वर्ग और घा वर्ग यह आते हैं। का वर्ग जो है वो पहला वर्ग है, गा वर्ग जो है वो तीसरा है और जो ड़ा वर्ग है वो पांचवा वर्ग है। इसके अतिरिक्त जो है स्वर, जितने भी स्वर हैं वह अल्प प्राण में आते हैं और या, र, ला और वा यह भी अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में जो है वो दूसरा और चौथा जो वर्ग होते हैं वह अल्प प्राण, महाप्राण में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऊष्म संघर्षीय व्यंजन होते हैं वह भी हमारे अल्प प्राण में, वो महाप्राण में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वर्णमाला टॉपिक है वह पूरी तरह से अच्छे से हमने उसको देखा और समझा। अगर आप इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन वर्णमाला टॉपिक से नहीं बाहर जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहीं पे आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं।